टॉपिक की हेडिंग है आज हमारी इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन तो मैंने उस दिन भी बता दिया था, उसको अंतर भी बता दिया था कि एक इलास्टिक इन इलास्टिक होता है। आइए आज हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे, और वो भी कौन सा पढ़ेंगे? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इन वन डायमेंशन ये थोड़ा आसान रहने वाला है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, एक बार वन डायमेंशन का मतलब बता देता हूं कि कोलिजन जैसे ये ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे भी कोलिजन हो जाता है, बस पीछे वाली को थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। पिछली क्लास में बताया था ना, यदि पीछे वाली आगे वाली से थोड़ा तेज चल रही है तो ये भी कोलाइड हो जाएगी। तो यदि एक लाइन खींचू मैं, कोलिजन से पहले वो जिस लाइन पर थे कोलिजन हो, और कोलिजन के बाद भी वो उसी लाइन पर ही चलते रहे, इसको बोलते हैं कोलिजन इन वन डायमेंशन। कोलिजन से पहले वो जिस लाइन पर थे उस लाइन को ना बदले, क्योंकि बेटा एक ऐसा भी सीन हो सकता है कि कोलिजन, मान लो एक बॉल ऐसे और इस बॉल की लाइन ये रही और इस बॉल की लाइन थोड़ी अलग है ना। इसका साइज मान लो इसका साइज बड़ा है, या एक मिनट, ये ऐसी है, इसका साइज बड़ा है, ये यूं जा रही है, ये यूं जा रही है, हो सकता है ये जा भी नहीं रही हो, ये तेज चल रही हो, ये धीमे चल रही हो। तो जब ये कोलिजन होगा, मान लो इसके बाद, ये तो बिफोर कोलिजन सीन है, अब इनका कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के बाद ये वाली बॉल ये इधर निकल जाएगी और ये वाली बॉल हो सकता है इधर निकल जाए, तो लाइनें बदल गई, तो ये कोलिजन इन टू डायमेंशन हो गया। हम ये वाला पढ़ेंगे, ये सबसे आसान है, सबसे सस्ता है, या यूं कहिए सिलेबस में है। समझ में आ गया इसको? अब कोलिजन से पहले वो जिस लाइन में, कोलिजन के बाद भी उसी लाइन में रहे, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कोलिजन हेड ऑन कोलिजन हो, इसलिए इसको हेड ऑन कोलिजन भी, इलास्टिक हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। इस वर्ड का क्या मतलब है? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, सिर से सिर टकराए हैं, बताता हूं। यानी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन भी बोल देते हैं। हेड ऑन का मतलब ये कि देखिए, एक बॉडी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, इसका जो बिल्कुल सेंटर है, वेलोसिटी ऐसे हो, वेलोसिटी ऐसे हो, मतलब इसकी जो सेंटर ऑफ मास, या सेंटर है, अभी आप सेंटर ऑफ मास नहीं जानते, सेंटर ही बोलते तो, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, ये चारों एक ही लाइन में होनी चाहिए। समझ गए? चारों, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसकी वेलोसिटी। यदि ये मैं थोड़ा सा नीचे रख दूं, इमेजिन करना, इसका थोड़ा सा नीचे कर दूं तो इसका सेंटर भी नीचे आ जाएगा, है ना। अब यदि ये कोलिजन हुआ तो ये तिरछी हो जाएंगी। समझ में आ गया? ये तिरछी हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए, सेंटर वाली लाइन एक ही में होनी चाहिए। यदि मैं इस बॉल को थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो अब इसका सेंटर अलग लाइन में जा रहा है, उसका अलग जा रहा है। तो यदि ऐसे कोलिजन होता है, ऐसे, तो बॉडी का कोलिजन वन डायमेंशन में एक्टिवेट होगा। तो चलिए, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और बिलीव मी, आज फिजिक्स कम है, मैथ ज्यादा है, और नॉर्मल एल्जेब्रिक मैथ, तो खुश हो सकते हो आज आप। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 2 3 4 4 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज तो नहीं दिख रहे आपको 3 स्टार, आज तो 4 स्टार ही दिख रहे ना, कि आज भी आपको 3 स्टार ही दिख रहे? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, यानी हल्के में नहीं लेना इस टॉपिक को। 1 2 3 4 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आने वाला है। यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो बहुत आता है, एमसीक्यू भी इसमें बन जाते हैं। तो चलिए, और कमाल की बात, फिजिक्स तो सिर्फ इसमें 2 जगह आएगी, सिर्फ 2 जगह, और बोर्ड पूरा भर जाएगा, बोर्ड पूरा भर जाएगा। हो सकता है मुझे एक बार मिटा के दोबारा से बोर्ड को यूज करना पड़ जाए, इतना लंबा डेरिवेशन भी है। लेकिन लंबा फिजिक्स की वजह से नहीं है, वो मैथ की थोड़ी अलजेब्रा चलेगी, है ना। जो लास्ट क्लास में देखा था ना, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी चलाया था, तो लंबा सा एक्सप्रेशन बनना था जबरदस्ती का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या डिस्कस करना होता है इसमें। मान लो एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, ठीक है। इस बॉडी का नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम बी, ना भी दूं तो भी चलेगा। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, और u1 की वैल्यू यहां लिख देता हूं, u2 की वैल्यू u1 से कम है। मतलब इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है, और इसी के ब्रैकेट में लिख दिया कि u2 जो है वो u1 से कम है।
इसका मतलब ये कि पीछे वाली तेज चल रही है, धप इसको टक्कर मारी देगी। और मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूं कि हम कोलिजन ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नो डाउट पढ़ सकते हैं, कुछ फायदे इसमें तो कुछ फायदे इसमें। इसमें एक नुकसान हो जाता है। नुकसान क्या हो जाता है कि जब हम मोमेंटम जैसी इक्वेशन को लगाएंगे वेक्टर, तो एक डायरेक्शन प्लस एक माइनस मैनेज करके लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? बेटर ये है कि दोनों एक ही दिशा में लो, एक ही डायरेक्शन को प्लस मानो, काम पे चलते हैं। तो दिस इज अ फिगर बिफोर कोलिजन। ये फिगर है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। ओके, फिर इनके बीच में फॉर अ मोमेंट कोलिजन हुआ होगा, है ना? कोलिजन के समय की फिजिक्स डिफाइन नहीं होती, तो एट दैट वो मामूली सेकंड के लिए कोलिजन होता है, ठीक। उसके बाद कोलिजन के बाद सपोज करो ये पॉसिबिलिटी जनरेट हुई, ये पॉसिबिलिटी प्लीज समझिएगा, ये पॉसिबिलिटी जनरेट हुई। मैं एक काम करूं, इस फिगर को चलो ऐसी बनने दो, वैसे यूं बनाऊंगा तो जगह कम गिरेगी, है ना? चलो ऐसी बन गया तो बन गया। ये रही बॉडी जिसका मास m1, इसका मास m2। अब इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2 होगी। दिस इज अ फिगर आफ्टर कोलिजन। सर आप तो कह रहे थे मोमेंटम चेंज नहीं होता। सर बताइए, इसका मोमेंटम तो m1 u1 था, इसका मोमेंटम तो m1 v1 हो गया है। सर आप तो कह रहे थे कोलिजन कैसा भी हो मोमेंटम नहीं चेंज होता। शब्दों को ध्यान से सुनना, इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता है कोलिजन में। दुनिया के किसी कोलिजन में सिस्टम का नहीं चेंज होता। सिस्टम कौन? कोलाइडिंग बॉडीज टुगेदर। ध्यान रखना, वो जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, उस स्टेटमेंट को पूरा ध्यान से सुनो। किसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा? कोलाइडिंग बॉडीज का मिला के, सिस्टम को मिला के, दोनों बॉडी। तो चलिए अब मैं बताता हूं इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, करना क्या है इसमें हमें। यदि कोलिजन इलास्टिक हो और कोलिजन वन डायमेंशन हो, फिजिक्स ताल ठोकती है। आजा बेटा देखती, मतलब कोलिजन हम पहले ही बता देंगे कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होने वाली है। फिजिक्स की क्षमता समझिएगा। यदि कोलिजन इलास्टिक है वन डायमेंशन में, तो फिजिक्स कहती है आप हमें यह बता दो कोलाइडिंग बॉडीज कौन है और किस वेलोसिटी से टकराने वाली है। टकराने के बाद की वेलोसिटी हम बता देंगे। सो जो पहले से बता देंगे कि टकराने के बाद क्या वेलोसिटी हो जाएंगी। अब टकराए नहीं है अभी, लेकिन टकराए, यदि ये टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो मेन टारगेट है वो ये है, इस पूरे डेरिवेशन की थीम ये है कि टकराने के बाद इन कोलाइडिंग बॉडीज की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, v1 क्या हो जाएगी, v2 क्या हो जाएगी। यदि आपको ये चारों चीजें पता हो तो m1 m2 u1 u2, यदि ये चारों चीजें पता हो तो v1 v2 क्या होंगी। तो चलिए करें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, सिंस नोट्स में तमीज से लिखा हुआ है, बस सुनते चलना। बताना मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा इस कोलिजन में। बताइए, मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व और नॉट? हाँ या ना में जवाब देना है बस जल्दी से। हाँ बेटा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एक लाइन ये है कि मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा। कोलिजन इनइलास्टिक भी होता ना तो भी कंजर्व रहता। तो बताइए, ठीक है, वो लाइन अपने आप लिख लेना, ठीक है। Since momentum of system remains conserved in any type of collision, therefore momentum of system, ये मैंने दो लाइन क्यों छोड़ी है, वो डायलॉग मारने के लिए। मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन बराबर होगा मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। होपफुली समझ में आ गया। तो बताइए, कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना है सिस्टम का? उंगली रख रहा हूं इस पे, इसका मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2। याद रखना, यदि ये एरो इधर हो जाता तो मुझे ये माइनस u2 रखना पड़ता। मैं अभी बता देता हूं आगे की सोच। यदि आप अलग बुक अलग चैनल देखते हो तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। यदि मान लो मैं बॉडीज को ऐसे दिखाता तो फिर मुझे m1 u1 m2 माइनस u2 लिखना पड़ता। मोमेंटम ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी, उसको वेक्टर की इज्जत देते हैं, लेकिन मैंने दोनों को एक ही तरफ दिखाया है तो m2 u2। वन डायमेंशन में तो प्लस माइनस होके काम चल जाता है ना। तो m1 u1 m2 u2, ये ए का मोमेंटम, ये दूसरी बॉडी का मोमेंटम, ये दो जोड़ दूं, ये सिस्टम का मोमेंटम। आइए इक्वल,
ऐसे इसका निकाल दो, क्या हो गया ये m1v1 प्लस m2v2, एक इक्वेशन तो ये हो गई आपकी। चलिए फिर एक डायलॉग और, वो ये सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, चलो इसे लिख देता हूं, इसको मैं आलसी बने की तरह पहले 2 लाइन डैश नहीं कर रहा। सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, क्योंकि हम इलास्टिक कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं, सिंस कोलिजन इज इलास्टिक देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी वुड ऑल्सो रिमेन। सेंटेंस पूरा कर सकते हो आप, बताओ आगे का शब्द क्या आएगा। सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन है ये, तो काइनेटिक एनर्जी वुड आल्सो रिमेन्स, जी हाँ शिवे शुभम दिया, कंजर्व्ड। अच्छा इलास्टिक माने होता क्या है, जब आप इलास्टिक खींचते छोड़ते हो वापस अपनी शेप पे आ गए, इसको इलास्टिक कोलिजन क्यों बोलते हैं, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है सिस्टम का, मोमेंटम भी पहले जैसा, काइनेटिक एनर्जी भी पहले जैसी है ना, काइनेटिक एनर्जी भी पहली जैसी, क्या कहते हैं सब कुछ पहले जैसा, इसलिए इसको नाम दे दिया इलास्टिक कोलिजन। तो क्या लिखा मैंने, सिंस कोलिजन इज इलास्टिक देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी वुड आल्सो रिमेन्स कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, तो इसीलिए इक्वेशन लगाए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की बात चल रही है, बिफोर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर। ओके ये तो सिंपल है बेटा। बताइए सिस्टम में ये भी आता है, सिस्टम में ये भी आता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, दिख रहा है साफ नहीं, रुको, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये ए की ये बी की जोड़ दो तो सिस्टम की। ऐसे ही अब उधर देखो, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर और हाफ m2 v2 स्क्वायर। ओके अब बताइए, ये फिजिक्स केवल ये 2 ही जगह, मैंने आपसे कहा ना फिजिक्स 2 जगह आएगी। एक बार देखो, एक मिनट मैं फिर से बताता हूं, मैंने आपको बताया था इलास्टिक कोलिजन को हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फिजिक्स को इस्तेमाल करके इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में हम v1 v2 पहले से ही निकाल सकते हैं कि भैया कोलिजन के बाद इनकी ये वेलोसिटी होने वाली है, कोलिजन के बाद इसकी ये वेलोसिटी हो जाएगी। अब आप थोड़ा मैथ सोचिए, यदि आपको 2 वेरिएबल निकालने हैं, v1 और v2 आर द अननोन्स, यदि v1 और v2 निकालने हैं, 2 अननोन निकालने हैं, तो 2 इक्वेशन चाहिए होंगे कि नहीं होंगी। यदि 2 वेरिएबल हो तो उन्हें सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होती है, तो एक इक्वेशन हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बना ली है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बना ली है, और एक इक्वेशन हमने कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से बना ली है। तो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। ध्यान रखना इस इक्वेशन को इस नजर से देखो कि इसमें बाकी सब पता है, केवल v1 v2 नहीं पता है। इमेजिन करो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी होती, ये 2 किलो, ये 20, ये 3 किलो, ये 10, तो यहां वैल्यू रख दी होती 2, 10, 3, 20 ऐसे रख दी होती, ठीक है, केवल v1 v2 अननोन है। तो अब आप बताइए, एक इक्वेशन ये रही v1 v2 में और एक इक्वेशन ये रही v1 v2 में। अब आपको फिजिक्स ने कह दिया ये लो इक्वेशन संभालो, इन इक्वेशनों को सॉल्व करो। अब आपको इन 2 इक्वेशनों को सॉल्व करना है। अब जनरली इजी 1 स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, इमेजिन करो है ना, 4x माइनस 7y इक्वल टू 50, मान लो ऐसी इक्वेशन हो, तो या तो आप यहां पे कोफिशिएंट बराबर करके काटा पीटी कर लेते हो, या यहां से x की वैल्यू उठा के यहां रख दो x। अब बसड़ ये हो रही है कि यदि मैं v2 की वैल्यू यहां से निकालूं, सोचो कितनी लंबी निकलेगी, सोचो मैं एक बार जबरदस्ती कोशिश करूं, v2 की वैल्यू उठा के यहां पटकूं, यहां से निकाल के यहां पटकूं, तो v2 की वैल्यू क्या आएगी, m1 u1 m2 u2 माइनस m1 v1 अपॉन m2, ये v2 की वैल्यू आएगी। आएगी नहीं आएगी, इससे सोच के देखो, इतने कंजड़े तो नहीं हो गए आप कि ये। अब इस वैल्यू को उठा के यहां रखो, घबराहट चालू इसलिए हो रही है क्योंकि अब v2 का स्क्वायर और करना है, साला उसका स्क्वायर करना है, सॉल्व हो जाएगा नो डाउट। लेकिन यदि मैं कहूं यार कि यदि हम कुछ और करके यदि सस्ते तरीके को अपना ले, तो ऐसे हो जाएगा कि मैं यदि यहां से v2 निकालूं और यहां हमें घबराहट क्या हो रही है कि जरा v2 का स्क्वायर और मौजूद है,
पहले से इतनी बड़ी हैवी सी इक्वेशन है, तो मैं कुछ और तरीका अपना रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड तो नहीं कर रहा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर ला रहा हूं और इसको इधर ला रहा हूं, यानी 1 1 वाले टर्म एक तरफ, 2 2 वाले एक तरफ, है ना। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन तो अभी कुछ आ भी नहीं रहा ना, लेकिन अब मैं जो हरकत कर रहा हूं वो देखिए, इस M2 को वहां 2 के पास ले रहा हूं, ये तो बताइए यदि मैं इसको यहां लाऊंगा तो M1 कॉमन आ जाएगा, U1 माइनस V1 बचेगा, और RHS में M2 कॉमन हो जाएगा, यहां V2 माइनस U2 हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू इक्वेशन फर्स्ट। जल्दी बोलो, मैं 20 सेकंड दे रहा हूं आपको सोचने के लिए, मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूं जब तक सोचिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब देखो ये तो तुमने मान लिया ये तो बहुत बुरा है, ये मेथड तो ये वाला तो बहुत बुरा रहने वाला है, लेकिन मेरा हमेशा एक डायलॉग रहता है कि यदि बुरा और बहुत बुरा यही दो ऑप्शन हो आपके पास, तो फिर हमें बुरा वाला चुन लेना चाहिए। यदि हमारे पास दो ही ऑप्शन हो जिसमें एक बुरा है और एक बहुत बुरा है, तो हमें बुरा वाला चुन लेना चाहिए। ये तो बहुत बुरा वाला ऑप्शन है, ये तो बहुत बुरा ऑप्शन है यार। सोचो V2 की वैल्यू निकालना यहां से, फिर इसमें रखना। तो मैं ठीक है, चलिए तो मैंने क्या किया कि पहले इसको एडजस्ट करके ये बना लिया, ऐसे ही इसको एडजस्ट करो। फिलहाल तो हाफ 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 कट जाएगा, और इसमें भी 1 1 वाले टर्म एक तरफ कर दो, 2 2 वाले टर्म एक तरफ कर दो। तो प्लीज 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 देखेंगे, देखो हाफ हाफ कट गया। मुझे बताइएगा हाँ है ना, M1 U1 स्क्वायर माइनस M1 V1 स्क्वायर M2 V2 स्क्वायर, समझे कुछ नहीं क्या किया है, 1 वाला टर्म इधर लेके आऊं, 2 वाले टर्म उधर लेके आऊं, बस इतना किया। जैसे 1 वाले इधर लेके 2 वाले, ठीक है। हाँ भाई जिसके नाम पे 1 लग रहा है इधर आओ, तो 1 इधर आ गए, 2 उधर जाओ, टीम बना लेते ना, 1 वाले इधर आओ 2 वाले इधर जाओ, तो यही तो बनेगा, बनेगा ना, एग्री करते हो। क्या कॉमन आ जाएगा फिर इन दोनों में से, M1 कॉमन आ जाएगा। सोचो एक स्टेप और फिर मैं ऐड कर दूं, M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में M2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से M2 कॉमन आ गया। कटपिट तो कुछ नहीं रहा अभी, लेकिन ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फिजिक्स बनी, वो मैथ बनी। तो M1 बताओ A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, U1 माइनस V1, U1 प्लस V1, और वो M2 V2 माइनस U2, और ये V2 प्लस U2। होपफुली समझ में आ गया। मैं ये मान लो यहां तक समझ में आ गया, मैं आपके चेहरा नहीं देख पा रहा इसलिए थोड़ा सा असमंजस में हूं। और मैंने आपसे क्या कहा था, सिर्फ ये दो लाइन, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिजिक्स है और एक क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, इसके बाद अलावा फिजिक्स है ही नहीं इसमें। अब बताइए दिस इज गोइंग टू इक्वेशन 2, है ना। अब 1 2 1 2 मुझे दिख गया, आपको भी दिख जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो। जो स्मार्ट है वो देखिए LHS को LHS से डिवाइड करो। देखो M1 U1 माइनस V1, M1 U1, अरे ये तो पूरा कट जाएगा, तो LHS बचेगा U1 प्लस V1। अब RHS डिवाइड करो, वो RHS में न्यूमरेटर में रहने वाला है M2 ये सब, तो देखो M2 V2 माइनस U2, M2 V2 माइनस U2 पूरा कट जाएगा, इधर बचेगा V2 प्लस U2। ये एक हमने ना उठा पटक करके एक सस्ती इक्वेशन डिजाइन कर ली। बेटा ये बड़ी महंगी सी इक्वेशन थी, ये भी बड़ी महंगी सी इक्वेशन थी, हमने इन दोनों को अलग तरीके से इस्तेमाल करके एक थोड़ी सी सस्ती इक्वेशन, बहुत बुरा से बुरी इक्वेशन चुन लेंगे। अब हम बोलो ये बात समझ में आ गई। इस इक्वेशन में मुझे और कुछ भी समझाना है, लेकिन वो अभी नहीं समझाऊंगा। इस इक्वेशन से एक टॉपिक और निकलता है, इस इक्वेशन से एक टॉपिक और निकलता है अभी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लेकिन वो अभी नहीं समझा रहा हूं। अभी जिसके लिए मैंने डेरिवेशन ठाना है कि हमें V1 V2 निकालना है, पहले हम उसको पूरा करेंगे। पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, टिक टिक 1 2 3 4 5। हाँ तो बेटा हमारा उद्देश्य क्या था, जल्दी बताओ, हम कहीं उद्देश्य से तो नहीं भटक गए कि हमें V1 V2 निकालना था। अब एलिमिनेशन मेथड ले लो, अब यहां से V2 निकाल लेते हैं, ये तब भी थोड़ा सा सही है। अब यहां से V2 ले लो और यहां ना डाल के
यहां तो स्क्वायर करना पड़ेगा, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। तो यानी मैं क्या करने जा रहा हूं, करना वही है, एलिमिनेशन मेथड। तो यहां से V2 कितना आया, तो फ्रॉम थर्ड बताइए V2 की वैल्यू कितनी आई, V2 की U1 प्लस V1 माइनस U2 है ना, ये वैल्यू आई। अरे वाह सुरेश, टाइपिंग स्पीड तो बहुत पावरफुल है तेरी। इस वैल्यू को यहां रख रहा हूं एटलीस्ट। अच्छा आप ये भी सोचो कि यहां रख के फायदा क्या होगा, जैसे मैं इस V2 की वैल्यू को यहां रखूंगा तो V2 गायब हो जाएगा, V1 निकल जाएगा, एलिमिनेशन मेथड है ये। तो चलिए, तो पुटिंग V2 फ्रॉम एबव, पुटिंग V2 फ्रॉम एबव इन इक्वेशन फर्स्ट, रखे। तो मेरा साथ दीजिए, M1 U1 एज इट इज, थोड़ा साथ देंगे मेरा, M1 U1 एज इट इज, M2 U2 प्लस का एज इट इज, M1 V1 भी एज इट इज, प्लस एज इट इज, M2 एज इट इज। बस अब वक्त आ गया है V2। तो V2 की वैल्यू, अब मैंने एक बात बोली थी ना, बुरा और बहुत बुरे में यदि चुनना हो तो बुरा चुन लेना चाहिए। ये भी कोई बहुत सस्ती इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसमें से V2 निकाल के इसमें रखना वो बहुत ही बुरा ऑप्शन था। तो बताइए V2 की वैल्यू यहां रख रहा हूं, U1 प्लस V1 माइनस U2। ओके, आपके सामने सॉल्व करने की फिर से कोशिश कर रहा हूं, मतलब इसी को सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान रखना V1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। M1 U1 यहां पे लग जरूर रहा है वेरिएबल, लेकिन ये नॉन वैल्यूज है। M1 U1 M2 U2 M1 V1 प्लस M2 U1 प्लस M2 V1 माइनस M2 U2। मैंने इससे इसमें आने के लिए सिर्फ M2 का मल्टीप्लाई किया है। अपने दिमाग में टारगेट सेट रखिए कि आपको V1 निकालना है, V1 निकालना है। आपने V2 यहां से V2 उठा के जब यहां रख दिया तो V2 एलिमिनेट हो चुका है, केवल V1 के लिए सॉल्व करना है। तो इन दो टर्मों को तो यहां रहने दो, बस इसको और इसको सिर्फ यहां रहने दो, क्योंकि V1 इन दोनों में ही है। अब बताइए, इसको और इसको यहां भेजो, चलो भाई जाओ यहां से। ध्यान रखना मैंने उन दोनों को क्यों रोक लिया, क्योंकि इनमें हमारा V1 है। इन दोनों जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि इन दोनों में हमारा V1 है। बाकी को इधर ले जाओ। तो बताइए M1 U1, देखो इसको ला रहा हूं एक, तो मैं चारों को एक बार ले ही आता हूं यहां। M1 U1 प्लस M2 U2, या समझदार को इशारा काफी है। सिर्फ ये M2 U2 है ना, यहां पे आगे प्लस होके इससे जुड़ेगा। देखो ये माइनस का M2 U2, ये यहां पे आके जुड़ जाएगा, जोड़ ही देता हूं। तो बताओ M2 U2 M2 U2 2 M2 U2 हो गया ना, फील करो भाई, M2 U2 ऑलरेडी है, माइनस M2 U2 यहां जाएगा 2 M2 U2। तो यानी ये और ये तो सॉल्व हो गए। अब ये और आएगा इधर, जब ये इधर आएगा, जब ये आएगा, नहीं नहीं ये नहीं, ये सॉरी ये आप लाना है इधर। तो इन दोनों में U1 कॉमन आ रहा है, M1 माइनस M2, ये आ गया। और इधर क्या बच रहा है, देखो ये दोनों टर्म इधर आके, मैं आपको 20-25 सेकंड दूंगा, कॉपी पेन चला के देखिएगा। और अब ये जो दोनों बच रहे हैं, इसमें V1 कॉमन आ रहा है। मैं यहां रुक रहा हूं, रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं 20 सेकंड 25 सेकंड। तो चलिए बस थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा जैसे कहते हैं इंजेक्शन लग रहा होता है, ठीक है ठीक। अब यहां से बताइए फाइनली V1 कितना आया, V1 आया कितना, 2 M2 U2 प्लस U1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। इसको बॉक्स, पहली सफलता हमको ये मिल गई, पहली सफलता हमको ये मिल चुकी है। हमने ये V1 निकाल दिया। ये कोशिश करिएगा, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 4, याद कर लो। हाँ ये क्या कह दिया सबने, कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। सर याद कर ले, हाँ याद कर लेना यदि हो सके तो, ठीक है ना, कोशिश करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अच्छा अब आपको एक क्लास वर्क दे रहा हूं, होमवर्क नहीं क्लास वर्क। अभी हमारा 50% काम हुआ है, आपने सिर्फ V1 निकाली है, V1 एज अ फंक्शन निकाल दिया आपने। कैसे निकाली, कैसे निकाली, एक बार मोमेंटम की इक्वेशन मत लगाई, एक बार काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन इक्वेशन लगाई, फिर हमें लगा डायरेक्ट इसमें डालेंगे तो थोड़ा सा लूज ज्यादा हो जाएगी,
तो हमने इसको एडजस्ट, एक तरफ 1 वाले टर्म, एक तरफ V2 वाले टर्म, ऐसे ही 1 और 2 वाले करके काटा पीटी करके थोड़ी सस्ती हो गई इक्वेशन, है ना। उसके बाद यहां से V2 उठा के इसमें डाल दिया। अब आप एक काम अभी करिए, जैसे मैंने यहां से V2 निकाला है ना, V2 निकाल के इसमें रखा है और V2 एलिमिनेट हो गया तो V1 निकल आया। अब आप इसमें से V1 निकालिए और V1 यहां रखिए और V2 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, क्या बोला मैंने, मैं कर देता हूं आपको। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा पूरे का, जल्दी से टिक टिक 1 2 3 4 5। अब आप एक काम करिए, मैं बताता हूं क्या कह रहा हूं। जैसे आपने इसमें पहले V2 निकाला था ना, अब आप ये काम करिए, यानी सिमिलरली। वैसे तो मैं आपको सिमिलरली थ्योरम भी बताऊंगा, एल्बर्ट रतवाज ने, यानी सिमिलरली थ्योरम भी बताऊंगा, लेकिन आप यहां से V1 निकालिए। बताओ V1 कितना होगा, V2 प्लस U2 माइनस U1। इसको वापिस इसमें रखिए। अच्छा मैं बता देता हूं, वापिस इसमें रखिए और उसे सॉल्व करिए और बताइए कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। बीच में ये पूरी मैथ लगाइए, पता है क्या आंसर आएगा, मैं बताता हूं। देखिए ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। 2m1 u1 प्लस u2 m2 माइनस m1 m1 प्लस m2। ये वेरीफाई करके बताइए। फिर वैसे समझदार को तो ट्रिक पता चल गई होगी, ठीक है। बाकी मैं ये वीडियो रोक रहा हूं, पहले कंफर्म करिए कि यही आ रहा है कि नहीं। चलिए, कई लोगों ने ये वेरीफाई कर लिया कि हाँ सर, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, अब हमने इसमें से V1 निकाल के इसमें रखा तो ये आ गया। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूं, आपको सच्चाई ये दोनों नहीं याद करनी पड़ेंगी। कितने लोगों को लगता है कि ये यदि याद हो गई तो इसके संग ये फ्री में, इसके संग ये फ्री है। आदित्य को लग गया, खनिया को लग गया। क्या करना है, कोई टाइप करके बताएगा कि इसके संग इसमें बस क्या मैनेज करना है। इसमें बस ये करना है, 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 रख दो। बस 1 की जगह 2, 2 की जगह 1। देखो मतलब इस 2 की जगह नहीं, सॉरी यहाँ इस 2 की जगह 1 रख दिया, सॉरी। हाँ, आपको यह जैसे M2 है तो M1 रख दो, U2 है तो U1 रख दो, प्लस प्लस U1 की जगह U2, M1 माइनस M2 तो M2 माइनस M1। नीचे M1 की जगह M2 प्लस M1, M2 प्लस M1 आगे पीछे कैसे भी लिख लो ये, तो इस 2 को मत एडजस्ट कर देना। तो यानी याद तो आपको एक ही करनी है, यानी तेल के साथ कंघी फ्री। चलिए, तो मुझे लगा शायद बोर्ड पे एक बार में नहीं आ पाएगा, एक बार इसे घर पे करके देखना, ये एडिट आने वाला है आपके में। तो मैं एक बार इस पूरे का निचोड़, ये जो V1 V2 है वो एक बार यहां लिख देता हूं। तो बताइए V1 क्या आया है हमारा, 2m2 U2 प्लस U1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो V1 आया है। एंड V2 क्या आया है, 2 की जगह 2, m1 U1 प्लस U2 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। पर थोड़ा बदनसीबी है कि एनसीईआरटी पर इसमें सवाल नहीं है। कोई नहीं, मैं अलग से बाद में कराऊंगा, जैसा कराता हुआ हूं, शीट भी देता हूं, ठीक। लेकिन अब सुनिए, इसमें एक छिपा हुआ रहस्य है, उस रहस्य को बाहर निकालता हूं और उस, ठीक है, एक रहस्य, उस रहस्य को सामने निकाल रहा हूं। पहले तो बताइए, ये इक्वेशन यूनिवर्सल है क्या? नहीं। ये इक्वेशन तभी यूज कर सकते हो जब कोलिजन इलास्टिक हो और 1 डायमेंशन में हो। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन हो तो आप इस इक्वेशन को यूज कर पाओगे। जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कभी भी लगा लो, कैसी भी नहीं, ये वो नहीं है, कंडीशन अप्लाइड है। अब देखिए एक स्पेशल केस देखिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेशल केस। इसका एक स्पेशल केस इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि यदि कोइंसिडेंटली कोलाइडिंग बॉडीज का मास सेम हो। ये मीटिंग जाने तो नहीं वाली, एक काम करो, मीटिंग रिज्वाइन कर लो दूसरी, है ना। अब आपको इसमें एक छुपा हुआ रहस्य बताता हूं, वो ये कि इफ कोलाइडिंग बॉडीज हैव सेम मास, इफ कोलाइडिंग बॉडीज हैव सेम मास, हो सकता है, ऐसी कोई कसम थोड़ी नहीं है
शराब की नहीं हो सकता सेम, लेकिन ध्यान रखना इफ ऐसा हो जाए तो इसमें पहले तो क्या कंडीशन अप्लाइड है, पहले बताओ इनमें कि इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन होना चाहिए, एक कंडीशन अप्लाइड है ना, इफ कोलाइडिंग बॉडीज हैव सेम मास, ये जो अलग अलग मास की बॉडी है यदि इनका मास भी सेम हो जाए, दैट इज m1 और m2 बराबर हो जाए, तो जब बराबर है तो एक काम करो, इनका एक कॉमन नाम दे दिया मैंने, क्या m1 क्या m2, दोनों m ही हो गया। तो देन फ्रॉम, इसका नाम शायद इक्वेशन 4 था, इसका शायद 5th था शायद, देन फ्रॉम, अब हम जब इन इक्वेशनों का प्रयोग करेंगे 4th एंड 5th, जब हम इन इक्वेशनों का प्रयोग करेंगे तो बताइए v1 कितना आएगा, देखें सब लोग, v1 इक्वल टू 2, m2 की जगह m, u2 की जगह u2 प्लस u1, ये तो 0 आ जाएगा, सोचो और नीचे m प्लस m, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा जब मास बराबर होगा तो बताइए ये 0 हो गया, ये m m 2m हो गया, तो v1 इक्वल टू 2m u2, 2m कट गया तो v1 हो जाएगा u2, v1 हो जाएगा u2, एंड फ्रॉम 5th, ये तो फ्रॉम 4th से हो गया, और फ्रॉम 5th बताइए जब हम इसको यूज करेंगे तो इसमें ये खत्म हो जाएगा, 2m से 2m कट जाएगा, तो v2 की वैल्यू u1। एक चीज नोटिस करी आपने, अच्छा इनमें दो, इसमें तो सिर्फ एक कंडीशन अप्लाइड है, एक स्टार लगाया है, कंडीशन अप्लाइड कि भैया इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, इसमें दो कंडीशन अप्लाइड होगी, बताओ क्या, इलास्टिक कोलिजन भी होना चाहिए और कोलाइडिंग बॉडीज का मास भी सेम होना चाहिए, तो आप इसको यूज कर लोगे। अब पता है इसमें खास बात क्या आ रही है, तेरी वाली मेरी वाली, मेरी वाली तेरी वाली, समझो इसको याद करने के लिए, वो हाउसफुल में आया था ना कब, मेरी वाली तेरी वाली, तेरी वाली मेरी वाली, या अक्षय कुमार का एक मीम शो चलता है, ये वाला चलता है ना, ये मैं तो बनाना नहीं आता, ठीक है, लेकिन ये चलता है ये कि इनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, एक्सचेंज हो गई, देखो कैसे, समझिए ये देखे, इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी u2 थी, टकराने के बाद v1 की वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू u2 हो गई और इसकी u1 हो गई, यही तो हो गई है, तो बताओ एक्सचेंज हो गई या नहीं होगी, चेक करो। और ध्यान रखना वेलोसिटी बोल रहा हूं, वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है, यानी डायरेक्शन भी एक्सचेंज होगी, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज इसके नीचे एक डायलॉग मिलेगा, यानी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन इफ कोलाइडिंग बॉडीज हैव सेम मास देन कोलाइडिंग बॉडीज एक्सचेंज देयर या इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, तेरी वाली मेरी वाली, मेरी वाली तेरी वाली, ठीक है, ये इनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, याद रखना बेटा इसको, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर भी स्टार मार सकते हो। अब बेटा आप लोग बना के मुझे भेज देना, मैं तो सिर्फ पोस्ट करता हूं वहां पे, वो इंस्टाग्राम वाले मैं नहीं बनाता हूं, मैं तो बेटा इधर उधर आप जैसे स्टूडेंट भेज देते हैं मुझे, मैं उनको आइडिया दे देता हूँ, आइडिया दे देता हूं मैं उनको, वो बना देते हैं, कुछ चोरी कर लेता हूं, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, इधर आते हैं मैं पेश कर देता हूँ, मैं यार मीम वीम बनाने में कहां टाइम दे पाऊंगा। तो आप में से कोई, मैंने हिंट दे दी है, अक्षय कुमार पे ये डाल देना बस, आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, है ना, इफ कोलाइडिंग बॉडीज हैव सेम मास, ठीक, पहले बताओ समझ में आ गया ये, ठीक, अच्छा समझा लेता हूं ना देखो धुआं कर दिया मैंने, कह सकते हो हमारे मास्टर ने धुआं कर दिया, देखो पढ़ाते समय धुआं कर देते हैं ठीक, वही, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट तो नहीं, थोड़ा एनसीईआरटी में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है अच्छा थैंक यू बेटा बूम का, थैंक यू यार, स्कूल वाले इसलिए नहीं, मुझे रखते ही नहीं है स्कूल वाले, या तो मैं सैलरी ज्यादा मांग लेता हूँ यार। चलिए क्वेश्चन नंबर एक झंडू सा लेते हैं, क्वेश्चन 6.17, आसान आसान सवाल लेते हैं अभी, है ना, 6.17 पेज 137 137 है मेरी वाली एनसीईआरटी में, इस टाइप का फिगर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एक वर्टिकल सिचुएशन है और ये कोई पेंडुलम 30 डिग्री एंगल पर सेट है, ओके, और यहां पर
ये कोई बॉल ए है, ये बॉल बी है, ठीक है। चलो अब सवाल ये है कि अब बॉब ए, इसका नाम ए है, और पेंडुलम रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री, 30 डिग्री को शिफ्ट करके छोड़ दी जा रही है टू द वर्टिकल, हिट अनदर बॉब बी, फिर एक बी है यहां रेस्ट पे पड़ी हुई है, अच्छा, ऑफ सेम मास एट रेस्ट, मास इसका इस जैसा है, रेस्ट पर है, टेबल पे पड़ी हुई है। हाउ हाई डज द बॉब ए राइज आफ्टर द कोलिजन, नेग्लेक्ट द साइज ऑफ द बॉब एंड एज्यूम द कोलिजन टू बी इलास्टिक। कोलिजन को इलास्टिक समझना है हमें, एज्यूम टू बी कोलिजन टू बी इलास्टिक, साइज सेम है, और क्या बोला था उसने एज्यूम करने को, नेग्लेक्ट द साइज ऑफ द बॉब। तो बताइए जब ये यहां आएगी धूम मचा ले, तो जब बी से टकराएगी तो टकराने के बाद कितनी हाइट पे जाएगी, सेम हाइट पे जाएगी या हाइट थोड़ी कम रह जाएगी, कोलिजन इलास्टिक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये भी ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो बताइए एक टकराने के बाद किस हाइट पे जाएगी, कोई बताएगा? 5 सेकंड दे रहा हूं। क्या है, रेस्ट पर आ जाएगी, जाएगी ही नहीं, अच्छा जाएगी ही नहीं, ओके। और बोलो बेटा, 2 लोगों ने दिया आंसर, दिया ने और शुभम ने, दोनों के आंसर ठीक है, वेरी गुड, क्लैपिंग। देखिए बेटा ठीक दिया उन्होंने आंसर। देखिए मास सेम है, अभी अभी क्या पढ़ा के चुका हूं, डबल स्टार, ये वाली सीन लग जाएगी, बताना ये रेस्ट पर है और इसकी अभी तो कुछ नहीं है इसकी, लेकिन जब वो आएगा नहीं यो तो यहां जो भी 10 20 30 40 इसकी जो भी स्पीड होगी, तो टकराने के बाद इसकी स्पीड ये रख लेगा, इसकी स्पीड ये, तो पता है टकराने के बाद जो स्थिति पैदा होगी वो ये होगी बेटा, ए रेस्ट पे आ जाएगा एंड द बी विल स्टार्ट टू मूव विद दैट वेलोसिटी व्हिच ए अचीव्ड एट दिस पॉइंट। मतलब नीचे आते आते ए ने समझ लो 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अचीव कर ली, तो बी की वो स्पीड हो जाएगी, ए रेस्ट पे आ जाएगा। कौन सी फिजिक्स लगी इसमें? इंटरचेंज देयर, क्योंकि मास सेम था, इन्होंने अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज कर ली। ठीक है, ड्रोन गए क्या गया, रुको पता नहीं, अजीब सी। हाँ क्या कह रहा है बेटा तू? म्यूजियम में होता है ऐसा पेंडुलम, म्यूजियम का मुझे पता नहीं, पर मैं एक वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा अब आइए 6.18 होमवर्क में करना। अच्छा 6.19 अच्छा 19 से पहले सॉरी एक है 6.16 और कर लो, 16वां पहले इसको और कर लेते हैं, 16वां क्वेश्चन, ठीक है। क्या बेटा क्या पूछा यार, एक तो ये मैसेज ज्यादा रुकते नहीं है, दिया कह रहे बी का डिस्टेंस कितना, बी का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, दिया इन डाटा से डिस्टेंस नहीं, अब तो ये चलती रहेगी। और इसमें सरफेस के बारे में कुछ बोला नहीं है कि फ्रिक्शन है फ्रिक्शनलेस है, कुछ बोला नहीं है, फ्रिक्शन है तो फिर आगे जाके रुक जाएगी, फ्रिक्शनलेस है तो जिंदगी भर चलती रहेगी, उसके आगे का क्वेश्चन अभी नहीं परफॉर्म कर सकते इसमें। अब है अगला क्वेश्चन 6.16, 2 आइडेंटिकल बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग जानते हो ना, छोटी छोटी जो बॉल बियरिंग होती है ना, मैं यार अरे ये जो जनरली हर मोटर में होती है, जितनी भी दुनिया की घूमने वाली मशीनें होती है ना, सब में बॉल बियरिंग होती है, बेरिंग, हाँ बेरिंग बोल देते हैं, बॉल बेरिंग। ये जो बॉल है उसमें ना फ्रिक्शन बहुत मिनिमाइज हो जाता है, बहुत ही मिनिमाइज। अरे उंगली से बीच में चलन चला था ना, भर्र से घुमाते थे उंगली पे रख के, क्या बोलते हैं उसे? स्पिनर, और स्पिनर से पहले क्या बोलते हैं वो मुझे बोलना नहीं आता, फिजेट जो भी है नहीं, दुनिया की हर वो मशीन जिसमें रोटेशन मोशन होता है सब में होती है। तो उसकी एक बॉल निकाल ली, 3 बॉल निकाल ली है, क्या कह रहे हैं वो, 2 आइडेंटिकल बॉल बियरिंग इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। सीन ये है कि 2 तो कॉन्टेक्ट में है एंड रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, फ्रिक्शनलेस टेबल पर रेस्ट पर है, आर हिट हेड ऑन माने, अच्छा मैं एक बहुत बारीकी का क्वेश्चन पूछूंगा, अभी इसमें नहीं इसमें पूछूंगा, आर हिट हेड ऑन बाय अनदर बॉल बियरिंग, एक अलग से बॉल आ रही है, उसकी वेलोसिटी है कितनी v, इसका नाम है बॉल नंबर 1, बॉल 2, बॉल 3, ठीक, और ये अलग अलग बॉल है आपस में रखी हुई है, रेस्ट पे रखी हुई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, तीनों का मास सेम है, इसका भी मास वही है, देखो इनका तो आपस में सेम था ही, इसका भी वही मास है,
वही मास है, तुरंत दिमाग में लगा लेना। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन भी इलास्टिक दे दिया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल रिजल्ट आफ्टर कोलिजन। अपनी एनसीईआरटी में देखिए उसने 3 आंसर दिए हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा फिगर दिए हुए हैं 3। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? आइए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। ठीक, तो बताइए देवी और सज्जनों, भाइयों और बहनों, बताइए बताइए बताइए, पहला दूसरा तीसरा एक बार दोबारा लिखिए, शायद वो मैसेज आया मैं पढ़ नहीं पाया। शुभम बिल्कुल ठीक, इसमें 3 ऑप्शन दे रखे, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये करेक्ट है? शिवेश बिल्कुल ठीक, जल्दी से बताओ बेटा। कन्हैया को तीसरा वाला लग रहा है, चलो देखते हैं। ओफो, अच्छा क्वेश्चन है ये। आदित्य 2 में जीत गया 1 करोड़। हाँ जी, इसका आंसर है, उफ कन्हैया ये गलत जवाब। ऑप्शन इसका बी आएगा, 2 आएगा। ये दूसरा वाला जो केस है, यानी मैं आंसर लिख देता हूं, मैं आंसर केवल आंसर जो सही आंसर है, कोलिजन के बाद ये वाला सीन जनरेट होगा, ये वाला मैं आंसर लिख देता हूं। बॉल 1 2 और 3 बहन जी ऐसे जा रही होंगी वी वेलोसिटी से, ये वाला। ऐसा कैसे हुआ, मैं वीडियो भी भेज दूंगा आपको एक, जिसको मतलब प्रैक्टिकली भी ऐसा पॉसिबल है। एक्चुअली क्या हुआ होगा, अल्ट्रा स्लो मोशन में समझना, पहले 1 2 से टकराएगा तो 1 और 2 एक्सचेंज कर लेंगे वेलोसिटी। तो सुनो क्या होगा पता है, मान लो केवल बॉल 3 नहीं होती, बॉल 1 और 2, तो 1 तो आ जाता रेस्ट पे, 2 मोशन में आ जाता, कितनी वेलोसिटी से आ जाता। मेरी बात होता ना, जब ये इससे टकरा था केवल बॉल 2 होती और इलास्टिक कोलिजन है, सेम मास है, तो 1 जब 2 से टकराता तो 1 आ जाता टकराने के बाद रेस्ट पे, और 2 की वेलोसिटी वो हो जाती जो ए की थी, वी। इतना समझ में आया? अब उसको मौका ही नहीं मिला, अब उसने अब यही हरकत तीसरे से कर दी, तो अब क्या होगा, अब 2 अपनी वेलोसिटी 3 को ट्रांसमिट कर देगा और खुद रेस्ट पे आ जाएगा, तो ये सीन क्रिएट हो गया। नहीं समझे क्या बेटा? नहीं, सिस्टम अलग अलग है, बॉडी पास में रख दी है, बेल्डिंग नहीं हो रही। अच्छा, यदि इनमें बेल्डिंग हो रही होती आपस में तो ये सीन अलग हो जाता, ये सीन अलग हो जाता। चलिए बेटा, अब आज आपको 2 होमवर्क दे रहा हूं, एनसीईआरटी में से तो कुछ क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा मैं आज एक वीडियो भेजूंगा आपके पास, अभी तो है थोड़ा बहुत टाइम हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत, प्लीज बेटा मेरे कहने पे वो वीडियो देख लेना अगली क्लास को आने से पहले। पोटेंशियल एनर्जी का वो फंडामेंटल है, कितना थोड़ा सा समय बच जाएगा बेटा हमारा। चलिए अब रैंडमली क्वेश्चन पकड़ लेते हैं हम कोई, वैसे इसमें बस एक ही टॉपिक रह गया है, पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी के इस चैप्टर में 2 केस है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक स्प्रिंग वाला, है ना। तो मैं कौन सा सवाल कर रहा हूं, वैसे तो अब सब आसानी बचे हैं, आपको लगता होगा। क्या कह रहा है बेटा यूट्यूब को, सर यूट्यूब से प्लेलिस्ट गायब हो गई है। हाँ गायब कर दिए बेटा मैंने, प्लेलिस्ट मैंने गायब कर दी है, पर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा, आपको जो चीज प्लेलिस्ट चाहिए, जो वीडियो चाहिए वो मैं दूंगा, मैं हूं ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक, चलो एक आप मेरे को, अच्छा एक तो 6.13 करिएगा, लो मैं बोल देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी छोड़ के सारे सवाल करना है इसमें। एक झंडू सा सवाल 6.12 ले लेते हैं, आज ना सस्ते सस्ते सवाल ही हो रहे हैं, 6.12 ले लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, चूल्हे में जानते हो इस सेंटेंस को, द फर्स्ट विद काइनेटिक एनर्जी 10 keV। एक इलेक्ट्रॉन है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने ई वर्ड डाल दिया, उसकी एनर्जी 10 keV है। अभी ये क्या कले से यूनिट वो बता दूंगा, क्योंकि सर आपने तो ये बताया था एनर्जी की यूनिट जूल होती है, जूल 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 जूली 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 जूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन पी लिख दिया मैंने, वो 100 keV है। ठीक, विच इज फास्टर, तेज कौन चल रहा है। अच्छा, ट्रक और कार के सवाल से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना, कार भी तेज चल सकती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, मतलब कोई भी तेज चल सकता है, काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा है तो जरूरी नहीं ये तेज चल रहा हो। अब विच इज फास्टर, आपको ये बताना है तेज कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ऑब्टेन देयर रेशियो ऑफ देयर स्पीड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है। देखो पहली बात, पहले तो मैं इस यूनिट का मतलब बताऊं, एटॉमिक लेवल पर
एनर्जी की यूनिट थोड़ी छोटी कर दी गई है, और छोटी। जैसे जब एक बात हो, नॉर्मली आप मीटर मेजर करते हो, जब बहुत बारीक डिस्टेंस मेजर करते हो तो सेंटीमीटर कर देते हो, और बारीक होती है तो मिलीमीटर कर देते हो, है ना। ऐसी ही एटॉमिक लेवल पर एनर्जी की यूनिट ईवी कर देते हैं, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 ईवी का मतलब होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल। लेकिन मजे की बात इस सवाल में, यदि हमें ये नहीं भी बताऊं मैं तो भी ये सवाल तो तब भी हो जाएगा। देखो कैसे, तुम सालों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो यूनिट से यूनिट खटाक, बुद्धि लगाओ। यदि मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड कर दूं तो 10 keV। कभी कभी चंटपना भी आना चाहिए, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि केईवी का मतलब क्या होता है। वैसे केईवी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अच्छा, के का मतलब किलो होता है, जहां भी लग जाए। तो 1 ईवी में इतने होते हैं, तो 1 केईवी में 10⁻³ का मल्टीप्लाई और कर दो, 10⁻³ का मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा। पर हमें इस सवाल में इसकी जरूरत पड़नी नहीं है, तो मैं ज्यादा मूड नहीं मार रहा। तो ये हो गया 1/10। इसको लिख लो ½ mv², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², अपॉन इसको भी लिख देता हूं ½ mv²। ये बचा 1/10। यार ये गलती कहां से हो गई, हाफ से हाफ कर जाएगा, एम से एम कर जाएगा, पीछे इसको, ये तो कदम बना रहा है एलएचएस है। देखो हाफ से हाफ कट गया, एम से एम कट गया, v² से v² कट गया, 1, ये क्या आ रहा है 1/1 = 1/10। कहां गलती कर रहा हूं मैं, बताओ जल्दी बताओ, कहां गलती कर रहा हूं। अरे सर मास अलग है, हाँ। और केवल यानी जब आप इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का मास रखोगे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड रखोगे। और जब प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी रखोगे तो प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन की स्पीड रखोगे कि नहीं रखोगे। तो फिलहाल हाफ से हाफ भी कट गया। तो एक काम करो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन स्पीड ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर 1/10। इनको वहां ले जाओ, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेना, मुझे बताना स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ प्रोटॉन 1/10। प्रोटॉन का मास दे रखा है, अरे इस पे स्क्वायर था, सॉरी। 1/10 मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 10⁻⁻27, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31। अब आप ना आटे में नमक के बराबर बदतमीजी करना भी सीखो। देखो तुम ये सोचो यहाँ स्क्वायर है ना, बाद में तुम्हारी जान को रूट का भी लूट पड़ेगी, तो रूट निकालना पड़ेगा कि नहीं बताओ भाई। केवल इस पे ही काम नहीं चलेगा, इसे भी सॉल्व कर लेते, फिर रूट और निकालना है, असली केस वो है। तो तुम ना आटे में नमक के बराबर बदतमीजी, साला मैं 9.1 को 9.1 लिख ही नहीं रहा, 9 ही लिख देता हूँ यार, थोड़ा बहुत तो चल जाता है यार। और 1.67 में से 7 हटा दिया। अब इससे क्या एडवांटेज मिलेगा यार, उसे हम 16 कर लेंगे, एक आध जीरो एडजस्ट करके, तो 16 का रूट निकल जाएगा 4, 9 का रूट निकल जाएगा 3। थोड़ी कैलकुलेशन में भी बदतमीजी करना सीखो। वो कहा है ना रणवीर कपूर ने, कभी कभी बदतमीजी भी कर लेनी चाहिए। हाँ, बदतमीज दिल बदतमीज। तो अब देखिए मैंने आपको हिंट दे दी कि वो 1.6 को तो 16 कर लेंगे हम, इतने डिटेल। तो देखो पावर पावर खेल लो, ये हो गया पहले, देखो 1/10, ये 1.6, ये 9, पहले उस पावर को गिन लो, ये 10⁻⁴ हो गया, पक्का। केवल इतना इतना खेला है, फिर ये 10 इसको उड़ा दो, 10⁻³ हो गया। लेकिन इसको भी एक जीरो दीजिए, इसको एक जीरो दोगे, यहां हटेगा तो ये 10⁻² हो गया। समझ में आया, 1600 हो गया। यानी तो बताइए VE/VP कितना हो गया, 1600 का आ जाएगा 40/3, ये आ रहा है लगभग। तो साफ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन तेज चल रहा है, 1339 लगभग, ये 13.3 आ रहा होगा ना, देखना 13.3। देखो देखो देखो, ठीक है। तो अब बताओ, एक तो हमने रेशियो निकाल के दे दिया, उसके मुंह पे बैठ के हमारा ले, तो रेशियो चाहिए था ना। अच्छा इससे ये बताओ तेज कौन चल रहा है, कोई आइडिया हुआ ही नहीं हुआ? कितने लोगों को लग गया आइडिया कि कौन तेज चल रहा है? हाँ शुभम बिल्कुल ठीक, तेज कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन तेज चल रहा है, क्योंकि इसको ऐसे लिखना भी सीख सकते हो, इलेक्ट्रॉन की स्पीड 13.3 गुणा मल्टीप्लाई Vp, प्रोटॉन की स्पीड से इतने गुना है, इतने टाइम से। उसने ये भी पूछा था कौन तेज चल रहा है, 13 गुना तेज चल रहा है लगभग, और रेशियो इतना है, ठीक।
ओके बेटा, मैं ये पर्सनली, वैसे मेरे को तो सवाल मैं सारे करा दूंगा, लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूं कि आप करिए इन सवालों को, और सबसे दम लगाना सवालों में 21, 22, 23, 21, 22, 23, 15वां सवाल करिएगा। अच्छा सवाल है 15वां, 4 सवाल, 13वां करना। अच्छा मैं लिख ही देता हूं, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, रुक जाओ। 13वां, 15वां, 5 सवाल दे रहा हूं बस, 21, 22, 23, 21, 22, 23, ये 5 सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। और एक वीडियो दूंगा, उसे देख लेना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत है बेटा आज के लिए, इतना ओवर हो जाएगा फिर, है ना। हाँ हाँ हाँ, अभी एक चीज और, मैं एक्स्ट्रा चीज और पूछता हूँ, वो थोड़ा सा एकेडमी में नहीं है, पर मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे जाती है, तो मैं एक बार में काम खत्म करना चाह रहा हूँ, एक बार में काम खत्म करना चाह रहा हूँ। ये एक हॉट टॉपिक है जो एकेडमी से लेना देना नहीं है, पर कुछ स्कूल में शायद करा भी दे। आपको ध्यान है, अभी जब हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कर रहे थे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो एक इक्वेशन आई थी, मैंने कहा इससे मैं बाद में काम लूंगा। v1 प्लस, ये इक्वेशन आई थी u1 प्लस v1, एक मिनट मैं पहले फिगर बना देता हूं। ये फिगर था u1 u2 m1 m2, फिर कोलिजन हुआ इनमें, कोलिजन के बाद फिर ये फिगर था v1 v2 m1 m2, ठीक है। पढ़ लीजिए बेटा, कोई नहीं। इसमें पूरे डेरिवेशन में एक इक्वेशन जनरेट हुई थी, जो हमने मेहनत से जनरेट करी थी, जब बुरी और बहुत बुरी में हमने बुरी वाली जनरेट करी थी, u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2, ये आई थी कि नहीं आई थी, ध्यान करो। और मैंने कहा था कि इस इक्वेशन से मैं बाद में एक काम लूंगा, अभी मेरा उद्देश्य v1 v2 निकालना है, तो मैं उसे भटकाने नहीं चाह रहा। देखना यही थी कि नहीं इक्वेशन, थी ना। अब एक काम देखिए, इसको एक नए अंदाज में देखिए, u1 माइनस u2 v2 माइनस v1, सही है कि नहीं। इसको इस अंदाज में लिख सकता हूं या नहीं, थोड़ा कंपटीशन पे है, ये पूछा जाता है, ठीक है, और कुछ स्कूल में करा भी देते हैं, तो सुन लीजिए। तो क्या अब हाँ या ना तो बोलते, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। अब याद है मैंने एक दिन रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाई हुई थी, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, क्या था बताओ, वी ए बी का फॉर्मूला। चलो हाँ या ना में जवाब दे देना, ये था या नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, जो पहले है वो पहले, जो बाद में वो बाद में, जो पहले है वो पहले, जो बाद में वो बाद में, ऐसे ही लिखते थे। अब इसका, अब आप बताइए, तो जैसे ये u1 माइनस u2 लिख रहा है, तो इसको मैं u12 लिख सकता हूं या नहीं, u12, यानी ये, अच्छा इसे पढ़ते कैसे थे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। और इसको क्या लिख सकता हूं, v21 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, इसे क्या बोलोगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट, तो सुनिए सुनिए, इसका एक लंबा सा नाम क्या बना, इसका एक लंबा सा नाम बना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, और ये क्या नाम बना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। अभी इसमें एक कमी है, लेकिन अभी समझ में आया, क्योंकि जो लेबलिंग, जो नेमिंग सिखाई गई थी, वही नाम यूज कर रहा हूं। लेकिन ये क्या बात हुई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन का फॉर्मूला तो v2 माइनस v1 है, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू का फॉर्मूला तो फिर v1 माइनस v2 होना चाहिए ना, ये तो u1 माइनस u2 है। तो इसको एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन आफ्टर कोलिजन है ये, मतलब कोलिजन के बाद, और इसका नाम क्या है, बिफोर कोलिजन। यहां तक अब है ये सेंटेंस करेक्ट, कि बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले वन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टू इतनी थी, कोलिजन के बाद टू की वेलोसिटी वन के रेस्पेक्ट ये थी। अब आप नाम देख रहे हो कितना लंबा नाम है, कितना लंबा सा नाम है। इस लंबे नाम की बजाय इस पूरे को एक नाम और बोलते हैं, इसको बोल देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन,
अभी बताऊंगा। और इसको बोल देते हैं एक सस्ता सा नाम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये टॉपिक आप स्किप मार सकते हो, मार सकते हो स्किप, कंपटीशन का ये थोड़ा, लेकिन कुछ स्कूल में पढ़ा देते हैं इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। तो अब ये नाम समझिएगा, ठीक। शुभम अभी बोला तो ये यूज क्या करेंगे, मत पढ़ इसको प्लीज, फिर वीडियो छोड़ के मतलब क्लास छोड़ के जा भी सकते हो, नया एकेडमी का कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। तो क्या बोलते हैं इसको, अब मैंने इसका नाम क्यों रखा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बताइए कोलिजन से पहले बॉडी पास आ रही है नहीं आ रही है, कोलिजन से पहले पास आ रही है नहीं आ रही है, बोलो, है ना। तो नाम रख दिया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किस रिलेटिव वेलोसिटी से पास आ रही है, 1 2 के रेस्पेक्ट, 1 2 के रेस्पेक्ट किस वेलोसिटी से पास आ रही है। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट जितने क्लियर हो जिसके, उन्हें पता है ना, जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो ये वाला रेस्ट पे एज्यूम किया जा सकता है। याद आ रही है नहीं मेरी वीडियो का, मैंने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ाया हुआ है ना कि जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला रेस्ट पर है। तो अब बताइए, इसे निकालने के बाद आप ये एज्यूम कर सकते हो कि ये रेस्ट पर है, केवल 1 आ रहा है, तो अब ये रेस्ट पर है और ये आ रहा है। अच्छा, इसको 0 कर देता हूं, इसको u12 कर देता हूं, बोलो इसकी वेलोसिटी 0, इसको u12, सही बात है, ये भी सही है कि नहीं, बोलो। तो अब इससे ये फील हो रहा है ना कि ये पास आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी। और फिर जैसे ये वाली वेलोसिटी है, इसमें इसको रेस्ट पे मान लो, इसको रेस्ट पे मान लो, और इसकी वेलोसिटी v21 मान लो। तो अब ये तो रेस्ट पे कर दो ना, अब ये दूर जा रहा है तो हम इसे बोल देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इस फिजिकल आरएचएस में इसका क्या नाम है, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है। या तो ये लंबा सा नाम बोल दो, या स्मार्टली ये बोल दो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, या स्मार्टली ये बोल दो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किस रिलेटिव वेलोसिटी के साथ वो पास आ रहा है, क्योंकि कोलिजन से पहले वो पास आते हैं और कोलिजन के बाद वो दूर हो जाती हैं, चीजें हो जाती है कि नहीं, कभी भी देख लेना, पहले चीजें पास आती है, कोलिजन होने के बाद दूर होती है। अब ये चीज समझने के बाद एक छोटी सी बात और इसी में, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, एक्स्ट्रा नोट में है, नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, जल्दी से टिक टिक 1 2 3 4 5। अब ये इसके बाद देखिए एक रेशियो है, उसे बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या कॉफिशिएंट ऑफ रिसाइलेंस, इसको ई से बोलते हैं, और इसका अपॉन इसका रेशियो होता है वो, इसका अपॉन इसका। बताइए शब्दों में बोलोगे तो क्या बोलोगे, coefficient of restitution और coefficient of resilience can be defined as the ratio of relative velocity of separation to the relative velocity of approach, relative velocity of separation to the relative velocity of approach, relative velocity of separation to the relative velocity of approach, ठीक है। अब ये तो सर बराबर है, तो ये तो 1 आएगा, सर ये तो बराबर है, ये तो 1 आएगा। ये बराबर कब है, जब कोलिजन इलास्टिक है, तभी तो बराबर है। ये इक्वल का साइन, कोलिजन इलास्टिक है। यदि ये कोलिजन इलास्टिक नहीं हुआ, कोलिजन इलास्टिक नहीं हुआ तो थोड़ी नहीं आएंगे बराबर। तो चलिए इसमें फटाफट केस फर्स्ट बताइए, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, यदि कोलिजन इलास्टिक है तो हम ये देख चुके हैं कि ये और ये बराबर आता है, देखो ये और ये बराबर आता है। इफ कोलिजन इज इलास्टिक तो बताइए ई की वैल्यू कितनी आएगी, आप बताओ। कोलिजन यदि इलास्टिक है, आपको इसका अपॉन इसका रेशियो को कोएफिशिएंट ऑफ रिसाइलेंस डिफाइन किया गया है। इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो ई की वैल्यू 1 आएगी इलास्टिक कोलिजन में। ओके, सेकंड, यदि कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ तो, परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ तो बुद्धि लगाइए, क्या लगता है ई की वैल्यू क्या आएगी, मेरी तरफ से शाबाशी मिलेगी। क्या लगता है, यदि इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक
तो क्या लगता है इस रेशियो को फिर से कैलकुलेट करें तो E की वैल्यू V2 1 अपॉन U1 2 यानी V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 कैलकुलेट करूं तो क्या आएगी? 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में चीजें पास तो आ जाती हैं फिर सेपरेट नहीं होती, क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता द बॉडीज स्टिक टुगेदर। बताइए यदि लड़का भगते भगते ट्रॉली पे कूद जाए, फिर ट्रॉली और लड़का चल रहा है, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन था, तो ये दोनों वेलोसिटी एक सी हो जाएंगी कि नहीं? V2 V1 तो न्यूमरेटर 0 आता है, अब ये कुछ भी आता रहे तो E की वैल्यू 0। तो ये रेंज समझिएगा, E की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, 0 और 1 के बीच में कुछ भी आ सकती है। दैट इज यदि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक, सॉरी कोलिजन इलास्टिक हुआ तो ये वैल्यू आएगी, इन इलास्टिक हुआ तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक हुआ तो ये आएगी, और केवल इन इलास्टिक हुआ तो जनरल इन जनरल E की वैल्यू 1 से बराबर छोटी और 0, ये रेंज रहती है कोएफिशिएंट ऑफ रिसाइलेंस की। ओके, एकेडमिक में यदि मास्टर आपको पढ़ाएगा भी तो सिर्फ इतना ही पढ़ाएगा। अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी को टारगेट कर रहा हूं, इसलिए ये आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है।